अब कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी हाई स्कोर गेन करेगा, चाहे आईआईटी के एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो, क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, वो भी बहुत कम समय में चैलेंज के साथ। सबसे पहले हम हर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे 0 से 100% तक। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को लेके चलेंगे, वो भी 1992 से लेकर अब तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं या उनके चांस है, उन सब को हम पूरे बेसिक के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वह है मात्रक, विमाएं और मापन वाला, अध्याय नंबर 1, कक्षा 11 का। इसकी हम सबसे पहले आज थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 50 से कम 100 जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास, हम थ्योरी स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि जो आपकी भौतिक विज्ञान के जितने भी नियम है उन सबको क्या करती है, फॉलो करती है या उसको डिफाइन करती है, उनको परिभाषित करती है। वो सभी राशियाँ आपकी क्या होती है बच्चों, भौतिक राशियाँ होती है। ठीक है ना। और किसी भी भौतिक राशि का मापन हम किस तरह से करते हैं सर, पहले हम उसका आंकिक मान लिखते हैं। यहाँ पे जो एन है वो क्या है, आंकिक मान। और उसके पीछे हमेशा क्या लगाते हैं, यूनिट, मतलब मात्रक लगाते हैं। उसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को उसके आंकिक मान और उसके मात्रक के गुणा के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपको, किसी भी भौतिक राशि का मान क्या होता है, एन यू। एन यहाँ पर क्या है, संख्या का आंकिक मान है, मतलब परिमाण। और यू यहाँ पर क्या है, इकाई। जैसे आप लिखते हो 1 किलो, द्रव्यमान का मात्रक है बच्चों, या द्रव्यमान को मैंने लिख दिया 1 किलो। तो यहाँ एक तो है उसका आंकिक मान, और यहाँ पे जो किलोग्राम है ये क्या है, मात्रक है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आती है कि सर आपने 1 किलो लिखा है, 1 किलो को क्या आप 1000 ग्राम नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल, हम 1 किलो को 1000 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 किलो बराबर क्या हुआ बच्चों, 1000 ग्राम। इसका मतलब हमने क्या देखा सर, यहाँ पे तो आपने N1 लिख दिया, यहाँ पे मात्रक U1 हो गया, यहाँ पे आंकिक मान N2 हो गया, और यहाँ पर जो आपका मात्रक है वो U2 हो गया। N1 U1 बराबर N2 U2 हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि का एक मात्रक पत्ती से अगर मान आप दूसरी मात्रक पत्ती में लोगे, देखो बच्चों, किलोग्राम को हमने किस में बदल लिया, ग्राम में। अब इसका जो आंकिक मान है वो 1 है, और इसका आंकिक मान 1000 है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर आपने एक चीज लिखी है, N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। अरे भी बताया ना आप लोगों को ना, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। इसका मतलब हमें क्या चीज़ समझ में आएगी सर, एक यहाँ पर किलोग्राम बड़ा मात्रक है, 1000, और ये हो गया आपका ग्राम। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब मात्रक आपका छोटा हो जाता है तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है, और जब मात्रक बड़ा हो जाता है तो आंकिक मान छोटा हो जाता है। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मात्रक के। किसके बच्चों, मात्रक के। इसका मतलब अगर आपका मात्रक छोटा हो जाता है तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है, और अगर आंकिक मान आपका छोटा हो जाता है तो मात्रक बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि एन व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के या इकाई के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई कि ये चीज़ आपको राइट डाउन करनी है। किसी भी भौतिक राशि का अगर आप मापन एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में करते हो तो उसका मान बदलता नहीं है। उसका आंकिक मान और उसका इकाई जो आप पीछे लगाते हो, उन दोनों का गुणनफल सदैव क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब एन यू बराबर क्या मिलेगा, हमेशा आपको नियतांक मिलेगा। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसी तरह से आप देखते हो 1 मीटर बराबर आप लिखते हो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बराबर है दोनों। इसका मतलब सर यहाँ पे N1 U1 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, N2 U2 हो गया, दोनों बराबर ही तो है। यहाँ पे सेंटीमीटर छोटा मात्रक है तो देखो 100 बड़ा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मीटर बड़ा मात्रक है तो आंकिक मान छोटा हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हमें चीज़ समझनी है। अब आता है कि सर जो मूलभूत राशियाँ होती है, जिनको स्वतंत्र रूप से हम लेते हैं, वो किसी अन्य मात्रकों पर या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको बोलते हैं मूलभूत राशियाँ या आपकी मूल राशियाँ। ठीक है ना। और दूसरी जो राशि होती है उनको हम व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं, वो तो बहुत सारी होती है। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें व्युत्पन्न करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, या वो खुद क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे कि आपको राशि याद रखनी है, एक तो लंबाई हो गई, एक द्रव्यमान हो गया, एक समय हो गया, एक विद्युत धारा हो गई, एक ताप हो गया, एक आपकी ज्योति तीव्रता हो गई, एक पदार्थ की मात्रा हो गई। यहाँ प्रदीप्तता को और क्या बोलते हैं हम, ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्योति तीव्रता। ठीक है ना। फिर आता है कि सर ये जो आपकी मूलभूत राशियाँ, इनके मात्रक क्या होते हैं, तो ये हो गया आपके मूल मात्रक।
मूल अगर भौतिक राशियाँ हैं तो मात्रक भी कैसे होंगे, मूल मात्रक। लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। समय को किस में मापा जाएगा, सेकंड में। विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम, एम्पीयर में। ताप को किस में मापेंगे, केल्विन में। ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे हम, कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापेंगे, मोल में। ठीक है ना। फिर आते हैं सर संकेत। ये लो, आपने जो मात्रक लिखे हैं उनके संकेत कैसे हैं? तो आप कैसे लोगे, एल में लोगे। ठीक है ना। द्रव्यमान को किस में लोगे, एम में लोगे। टाइम को हम किस, समय को हम किस में लेंगे, टी में लेंगे। विद्युत धारा को हम किस में लेंगे, ए में लेंगे। केल्विन को हम के या थीटा से, हमारे बुकों में कैसे दिया हुआ तो हम के मान लेते हैं, थीटा भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। कैंडेला को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डी से। मोल को किससे करेंगे, एम मोल से। जब हम वी में सूत्र बनाएंगे, वीमा लिखेंगे, तब इन संकेतों को ही हम काम में लेंगे बच्चों, ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब भी लंबाई आ जाएगी तो वहाँ लिख देंगे हम एल। द्रव्यमान आ जाएगा तो वहाँ लिख देंगे एम। मास, मास मीन्स द्रव्यमान। जहाँ भी समय आ जाएगा वहाँ टाइम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा है तो वहाँ क्या लिखेंगे, वी रूप में ए लिखेंगे। ताप आ जाएगा तो ताप के लिए केल्विन, तो के से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और ज्योति तीव्रता है, कैंडल आया तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी डी से उसको प्रदर्शित करेंगे। और पदार्थ की मात्रा आ जाएगी तो वहाँ पे मोल से। ठीक है, एम ओ एल। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड आपको जहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो कि मूलभूत राशि आपकी कितनी है, टोटल 7 मूल राशि हैं। और 2 आपकी पूरक राशि है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरक राशियाँ कौन कौन सी है, एक तो आपका तलीय कोण होता है और एक आपका घन कोण या ठोस कोण होता है। तलीय कोण के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस में मापेंगे, रेडियन में मापते हैं। समतलीय जो कोण होता है उसको हम किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। ठीक है बच्चों। और जो ठोस कोण या घन कोण होता है उसको हम किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में मापते हैं। उसको किस में मापते हैं बच्चों, स्टेरेडियन में। ये हमारा क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है। देखो बच्चों, अब आता है कि सर वी में सूत्र क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जितनी भी आपके जो भौतिक राशियां हैं या जो आपके मूल मात्रक है, उनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है उनको तो कहते हैं वीमा। और उनको कुछ इस तरह से लिखना, एम एल टी, इस तरह से पास पास में लिख के, और बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इसको बंद कर लेते हैं। इसको बोलते हैं वीमीय सूत्र। ध्यान रखना बच्चों, बीमा किसे कहते हैं, मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से आपका वी में सूत्र लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो बीमा आपको पता लगे कि बीमा का मतलब ये नहीं होता कि सर फॉर्मूला इस तरह से बनाना। बीमा का मतलब होता है डायमेंशन। द्रव्यमान की कितनी विमाएं हैं, कितनी दिशाएं हैं, लंबाई कितनी दिशाओं में है। जैसे आयतन, आपने देखा होगा आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं, तो मीटर क्यूब। तो बच्चों आपने देखा होगा ऊपर हम कितने लगाते हैं, पावर 3 लगाते हैं। इसका मतलब इसमें लंबाई के 3 दिशाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो समझ में आ गया होगा बीमा क्या है। बीमा क्या होती है, मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और वी में सूत्र, आपने जो ये मूल मात्रक लिए हैं इनके ऊपर घाते चढ़ा के उनको साथ साथ लिख के उनको बड़े ब्रैकेट में इस तरह से लिखना, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। तो देखो ध्यान रखना बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर विमीय सूत्र लिखेंगे हम तो द्रव्यमान के लिए हम एम एल यूज करेंगे। ठीक है ना, एम यूज करेंगे। लंबाई के लिए हम एल उपयोग में लेंगे। समय के लिए हम टी उपयोग में लेंगे। और तापमान के लिए हम के उपयोग में लेंगे। विद्युत धारा के लिए हम ए उपयोग में लेंगे। ठीक है ना। ज्योति तीव्रता के लिए हम कैंडेला सी डी प्रयोग में लेंगे। और पदार्थ की मात्रा के लिए हम मोल काम में लेंगे। ये आपके मूल मात्रक, ध्यान रखना बच्चों, वी में जो सूत्र होता है ना वो मूल मात्रकों से ही बनाया जाएगा, उन्हीं के ऊपर हम घाते चढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। व्युत्क्रम जो भी आप व्युत्क्रम मात्रम लोगे या व्युत्क्रम जो भी राशियाँ वगैरह लेते हो, उनको बनाने के लिए हमेशा मूल मात्रक ही काम में लिए जाते हैं और इन्हीं के ऊपर घाते चढ़ाई जाती है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा समान विमाओं की राशियाँ ही एक दूसरे में जोड़ी या घटाई जा सकती है। ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब द्रव्यमान है किलोग्राम, तो इसमें आप किलोग्राम को ही जोड़ सकते हो। जैसे कि 2 किलो प्लस 3 किलो तो 5 किलो हो गया। तो किलो के अंदर अर्थात द्रव्यमान के अंदर हम लंबाई को नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते। तो एक चीज़ बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब भी मैं कभी भी ऐसे लिख दूं 80 + b, तो ध्यान रखना बच्चों 80 जो आपका विमा या मात्रक देगा ना वही विमा या मात्रक आपकी बी की होगी। अर्थात ये मिलके जो भौतिक राशि बनेगी ना वही ये भौतिक राशि है। मान लो 80 मैंने कह दिया कि बल है, तो बी भी यहाँ पे क्या है, बल ही है, क्योंकि आपने यहाँ प्लस लगाया है ना। तो इसका मतलब समान भौतिक राशियाँ क्या होती है, जुड़ती है या घटाई जाती है। या फिर आप बोल दो समान विमाओं की राशियाँ, तो समान विमाओं की राशियाँ वही बात होगी, तो समान भौतिक राशियाँ, जिसकी समान विमाएं होगी तो वही भौतिक राशि भी तो समान ही होगी ना। अब आते हैं सर मात्रक पत्तियां कितने प्रकार की होती है।
देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है जो कि फ्रांस में पेरिस में है। तो उन्होंने क्या किया है, 4 प्रकार की आपकी मापन पद्धतियाँ बनाई हुई है, ठीक है ना। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पद्धति है वो है एसआई मात्रक पद्धति, सबसे ज़्यादा इसी को ही पढ़ा जाता है। बाकी ये 3 मात्रक पद्धतियाँ जो अलग अलग देशों के लिए काम मिली जाती है, अमेरिका के लिए, ब्रिटिश के लिए, इस तरह से यूज मिली जाती है, ठीक है ना। तो एम के एस मात्रक पद्धति में क्या होता है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, एम के एस। देखो, एम बराबर मीटर, के बराबर किलोग्राम, एस बराबर सेकंड। इसका मतलब यदि लंबाई को मीटर में लिया जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम मिले जाए, समय को सेकंड मिले जाए, तो उस मात्रक पद्धति को बोलते हैं एमकेएस मात्रक पद्धति। सीजीएस मात्रक पद्धति क्या होती है, यदि हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को यदि हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं या सेकंड में मापते हैं, तो उस मात्रक पद्धति को या उस मापन पद्धति को हम बोलते हैं सीजीएस मापन पद्धति। फिर एक होती है बच्चों एफपीएस। देखो यहाँ पता लग रहा होगा, फुट, पाउंड और सेकंड। एफ एफ अब आप जानते हैं फुट, लंबाई में मापते हैं ना, लंबाई को फुट में मापते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, लंबाई को यदि फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को यदि पाउंड में मापा जाए और समय को यदि सेकंड में मापा जाए, तो वो मात्रक पद्धति आपकी क्या होगी, एफ पी एस। एक होती है एसआई मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बच्चों देखो, इसका मतलब ये मात्रक पद्धति पूरे संसार के अंदर काम मिल जाती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक पद्धति आपकी यही है। वो जो 7 मूल मात्रक रखे गए ना बच्चों, 7 मूल भौतिक राशि रखी गई है, वो इसी में रखी गई है। और जो 2 पूरक मात्रक है, समतलीय कोण और घन या ठोस कोण, वो भी इसी में रखे गए हैं, एसआई मात्रक पद्धति में, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि सर अंतर्राष्ट्रीय क्यों है, क्योंकि ये पूरे दुनिया के अंदर यही काम मिली जाती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में। किस में मापते हैं बच्चों, न्यूटन के अंदर। आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं 2 न्यूटन बल लग रहा है, लेकिन रियल में न्यूटन है क्या चीज़ आप जानते हो, सर बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम में और त्वरण को मापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसका मतलब हमारे हिसाब से अगर हम एम के एस पद्धति काम में लें, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो किसी एक पर्टिकुलर देश में काम लिया जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो न्यूटन। अब ये न्यूटन जो मात्रक है ना, पूरे संसार में यूज किया जाएगा, पूरे देशों के अंदर काम लिया जाता है, इसीलिए हम बल को न्यूटन में मापेंगे। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय आपका जो ऐसा मात्रक है ना, वो क्या हो गया, न्यूटन। तो इसी तरह से आपको समझना है कि सर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्यों काम में ली जाती है, कि सभी संसार के अंदर, सभी आपके जो सारी दुनिया है उसके अंदर एक मात्रक ऐसा हो जो कॉमन रहे, सब जगह काम में लिया जाए, जिसको सब जाने। तो इसी तरह से ये ऐसा मात्रक पद्धति बनी है, ठीक है। फिर आता है कि सर हम एक मात्रक पद्धति का दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में आंशिक मान और एक मात्रक पद्धति में इकाई बराबर क्या हो गया, N2U2। मान लो आपको क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है 1 और इकाई दी हुई है आपको मान लो किलोग्राम। अब N2 मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता इसको ग्राम में चेंज करना है। आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों, 1000 ग्राम ही आएगा। तो सर N2 बराबर क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है ग्राम। ठीक है बच्चों, ढंग से समझना यहाँ पे। तो ध्यान रखना, N2 बराबर आपने लिखा 1 किलोग्राम बटे ग्राम। इसका मतलब सर यहाँ का V में सूत्र और यहाँ का V में सूत्र अगर हम बात करें, तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आ गया आपका M1, यहाँ आ गया L1, यहाँ आ गया T1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास में N1 था ही, बटे नीचे क्या आ रहा था, ग्राम। ग्राम की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, M2, L2 और ये हो गया हमारे पास में T2। अब वो तो क्या था, द्रव्यमान था, इसलिए एम एम ही लेना चाहिए था। लेकिन मान लो कोई एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें से द्रव्यमान भी आ जाए, लंबाई भी आ जाए, समय भी आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बना दिया बच्चों N2। अब ध्यान रखना बच्चों एक चीज़, सर जब भी आप, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं, तो देखो देखो किलोग्राम तो ग्राम में रहेगा, मतलब ऊपर पावर कितनी, एक एक। इसका मतलब यहाँ पर भी पावर ए रहेगी, द्रव्यमान की यहाँ भी पावर ए रहेगी, लंबाई की पावर यहाँ भी ए रहेगी, लंबाई की पावर यहाँ भी ए रहेगी, समय की पावर यहाँ सी है तो समय की पावर भी यहाँ सी रहेगी। इसका मतलब एक मात्रक पद्धति को जब दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना, जो आपकी घातें हैं वो कभी नहीं बदलती। ऐसे नहीं कि यहाँ पे किलोग्राम है तो उधर ग्राम स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ग्राम है, वहाँ पे किलोग्राम है। यहाँ समय का स्क्वायर है, मतलब सेकंड का स्क्वायर है, तो दूसरी मात्रक पद्धति में भी सेकंड स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर है, तो बच्चों उधर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब ABC आपकी एक मात्रक पद्धति में जो है
वो की वही आपकी दूसरी मात्रक पत्ती में रहेगी। इसका मतलब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर हमें किसी दूसरी मात्रक पत्ती में आंकिक मान निकालना है तो पहली मात्रक पत्ती में आंकिक मान कितना है, m1/m2। मान लो m1 ऊपर किलोग्राम में आ गया तो नीचे ग्राम में आ गया। L1 आपका मान लो मीटर में है तो L2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। टी तो हमेशा सेकंड में रहता है, चाहे आपको एमकेएस पद्धति हो चाहे सीजीएस पद्धति हो, ठीक है बच्चों। और एबीसी दोनों पद्धतियों के लिए सेम रहेगा। एक का मान देखो अभी मैंने बताया किलोग्राम पे भी 1 तो ग्राम पे भी 1 ही रहेगा। तो जनरल फॉर्मूला आपके पास में ये आ गया। किसी भी एक मात्रक पत्ती को अगर दूसरी मात्रक पत्ती में बदलना है तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल है ना, वो करवा के दिखाऊंगा आपको, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब आता है कि त्रुटियां क्या होती है। आपने कभी देखा होगा जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो सर हम जो आपकी प्रैक्टिकल लैब होती है उसके अंदर हम रीडिंग लेते हैं। सर किसी बच्चे को कुछ अलग रीडिंग आती है, किसी और बच्चे को कुछ अलग रीडिंग आती है। इस तरह से हम बहुत सारे जब रीडिंग्स लेते हैं, पाठ्यांक लेते हैं, तो वो पाठ्यांक बहुत अलग अलग आते हैं। इसका मतलब सर कोई एक एक्चुअल मान या कोई एक वास्तविक मान तो होगा ना किसी भौतिक राशि का, बिल्कुल उसको हम वास्तविक मान ही कहते हैं। और आपने जितने भी मान मापे हैं ना बच्चों, उनको बोलते हैं हम प्रेक्षित मान। उनको क्या बोलेंगे हम, प्रेक्षित मान। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एक होती है परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है, आपके पास में कोई भी जो आपके प्रेक्षित मान है उसमें से आप क्या करो, वास्तविक मान को घटा घटा के देखो, जो अंतर मिला है उसी को हम क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। अब सर वास्तविक मान का कैसे पता लगेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, वास्तविक मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपने जितने भी जो प्रेक्षण लिए हैं, जैसे मान लो मैंने कह दी A1, A2, A3, ये 3 प्रेक्षण ले लिए मान लो। आप ऐसे मान लो कोई भौतिक राशि है लंबाई, उसको माप रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके पास में 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 3 रीडिंग आ गई। तो आप तीनों को जोड़ लो और 3 का भाग दे लो, ठीक है ना। अब जो मान आएगा ना उनका एवरेज आएगा, उनका औसत आएगा, उसी को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान मान लेते हैं। उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, वास्तविक मान मान लेते हैं। तो आज के बाद देखना, अगर वास्तविक मान नहीं दिया हो ना तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, जितने भी आपने प्रेक्षण लिए। और ध्यान रखना वास्तविक मान सर बहुत अच्छा कब होगा, आप जितनी ज़्यादा प्रेक्षण लोगे ना आप उतना ही वास्तविक मान के निकट पहुंच जाओगे। इसलिए बोलते हैं जितनी ज़्यादा प्रेक्षण लिए जाते हैं त्रुटि उतनी ही कम होती है। क्योंकि आपके पास में जब प्रेक्षण बहुत ज़्यादा जाते हैं तो उनका एवरेज जो औसत होता है ना वो लगभग वास्तविक मान के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर वास्तविक मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जितने भी हम प्रेक्षण लेते हैं उन सब का क्या निकाल लेते हैं, हम औसत निकाल लेते हैं, वो वास्तविक मान हो गया। और आभासी मान तो आपके पास में जो प्रेक्षण मान है वो तो आपको पता ही है। तो उस प्रेक्षित मान में से जैसे आप वास्तविक मान घटाते हो तो ये क्या हो जाती है, परम त्रुटि। प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान बराबर क्या होती है बच्चों, परम त्रुटि। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, डेल्टा ए से। यदि आपके प्रेक्षण ए से रिप्रेजेंट किए गए, ए से निरूपित किए गए हैं तो डेल्टा ए बराबर हो गया प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। वास्तविक मान को मैंने ए नोट से दर्शा दिया। और ए नोट कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट AN बटे एन लिखेंगे। फिर आती है हमारे पास में आनुपातिक त्रुटि। क्या होती है, देखो बच्चों, आनुपातिक त्रुटि का दूसरा नाम है आपेक्षिक त्रुटि। क्या है बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि। देखो आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं, सर आपने जो परम त्रुटि निकाली अगर उसके अंदर हम वास्तविक मान का भाग दे देते हैं, ध्यान रखना क्या आएगा, परम त्रुटि, परम त्रुटि बटे वास्तविक मान, वास्तविक मान, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि या आनुपातिक त्रुटि। आनुपातिक त्रुटि आपकी परम त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात होती है। अगर इसी त्रुटि को आप 100 से गुणा कर देते हो तो बच्चों उसको बोलते हैं हम प्रतिशत त्रुटि। आनुपातिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाता है, आनुपातिक या आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। और कंपनी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो प्रतिशत त्रुटि पर ही पूछे जाते हैं। फिर आता है सर त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। जब हम भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो उनमें भी तो कुछ त्रुटियां आनी चाहिए ना। अब देखो इनको कैसे समझते हैं, तो 4 प्रकार की त्रुटि, 4 या 5 प्रकार की त्रुटियों का संयोजन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम योग में त्रुटि। देखो बच्चों योग में त्रुटि कैसे करेंगे, मान लो आपके पास में एक भौतिक राशि x, ठीक है, वो किन से मिलके बनी है, वो किन्हीं दो भौतिक राशियों के योग से मिलके बनी है, a प्लस बी से मिलके बनी है मान लो, ठीक है। और कहा गया कि ए में भी कुछ ना कुछ त्रुटि है और बी में भी कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो बच्चों आपको पता है ना कि एक्स में भी त्रुटि आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि सर ए में भी त्रुटि आई है बी में भी त्रुटि आई है।
तो x में भी ज़रूर त्रुटि आएगी। ठीक है, अब वही मापना है कि सर कितनी त्रुटि आएगी। देखो, वैसे तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सर आपने लिखा x में जो त्रुटि है उसको हमने मान लिया डेल्टा x। ठीक है, ए में जो त्रुटि थी वो कितनी मान ली बच्चों आपने, डेल्टा ए। ठीक है, बी में हमने त्रुटि कितनी मान ली, डेल्टा बी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ करता हूँ ए और प्लस बी को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो बच्चों, ए प्लस बी बराबर क्या था, एक्स ही था ना, तो ये तो कट गया क्योंकि शुरू में हमने माना था एक्स बराबर ए प्लस बी। सर एक्स किससे मिलके बना, ए और बी से। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स में त्रुटि वो किस किस के बराबर आई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आई है। इसका मतलब हमें एक चीज़ डायरेक्ट पता लग गई कि सर जब भी कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के योगफल से मिलके बनी हो, तब हमेशा उस राशि में जो त्रुटि है वो उन दो राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये मैक्सिमम प्रतिशत आपकी मैक्सिमम त्रुटि हो जाएगी। इसी तरह से यदि आपके पास में कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के अंतर से या घटाने से मान लो बनती है, तो उसमें भी हम त्रुटि कैसे निकलेंगे, उनका योग ही करना है। ध्यान रखना बच्चों, गठा मत देना, यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं यहाँ पे। डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। त्रुटियां हमेशा जुड़ती है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रख लेना। आपके पास में कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के योगफल से बनी हो, या कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के अंतर से बनी हो, या कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के अनुपात अर्थात भाग से बनी हो या गुणा से बनी हो, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, त्रुटि हमेशा क्या करनी है, हमें जोड़नी है। बस ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि सर एक्स बराबर ए माइनस बी आया था तो यहाँ पे डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी क्यों नहीं किया, नहीं, त्रुटि कभी घटते नहीं है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। त्रुटियाँ कभी ऐसे नहीं कि सर बी में त्रुटि आ गई तो बी की त्रुटि घटा दो, नहीं, बी की त्रुटि आई तो वो भी जुड़ेगी ना, इसलिए हमेशा त्रुटि जोड़नी है। इसी तरह से हमने क्या देखा, जो तीसरी प्रकार की संयोजन की त्रुटि वो क्या है, भागफल वाली त्रुटि। मान लो एक्स वो किससे मिलके बनी है, ए में बी का भाग देने से एक्स आ रहा है, ए में बी का भाग देने से एक्स मिल रही है। कोई भौतिक राशि मान लो जिसमें ए में बी का भाग देने से कोई मिलती है, तो ध्यान रखना एक्स में जो आपकी त्रुटि रहेगी ना, इसको हम लिखेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि के फॉर्म में। ध्यान रखना बच्चों, भागफल और जो गुणा वाली त्रुटि होती है ना, उसको हमेशा हमें आनुपातिक रूप में या आपेक्षिक त्रुटि में ही लिखना होता है। ये हमेशा हमेशा अनुपात के रूप में ही आएगी। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर याद रखना है आपको, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर हमें प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आपको भागफल वाली त्रुटि भी याद रखनी है। इसलिए जो न्यूमेरिकल प्रतिशत आता है ना बच्चों, वो प्रतिशत वाला यही है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक भौतिक राशि एक्स है, वो ए और बी के भाग से बनी है। ए में प्रतिशत त्रुटि 2% है, बी में प्रतिशत त्रुटि 3% है। तो बताओ एक्स में कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई। बच्चों सिंपल सा हो गया, ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2, तो ये हो गया 2, प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि कितनी, 3, 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 5%। ये लो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब एक्स में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, 5% की प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, अब आता है कि सर घातों वाली त्रुटि कैसे निकालते हैं। मान लो एक भौतिक राशि x है, वो किसी भौतिक राशि एक की घात n के ऊपर निर्भर करती है, एक की पावर घात n से मिलके बनी है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, घात हमेशा आगे लिया हो, और जैसे अभी लिख रहे थे ना अनुपातिक या आपेक्षिक त्रुटि के फॉर्म में, वैसे के वैसे लिखना है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर n, आपको हमेशा पावर जो होती है उसको हमेशा आगे लेके आना है, और ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए। ये लो सिंपल सा हो गया। ऐसे मान लो अब गुणा के अंदर और घात के अंदर, तीनों के दोनों के अंदर लेके चलते हैं। देखो अब ये आप एक चीज़ याद रख लो, बस ये वाला पॉइंट याद रख लो, यहाँ ये घात वाली और गुणा वाली सारी एक साथ आ जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x बराबर a की पावर n, b की पावर m डिवाइडेड बाई c की पावर कुछ भी p मान लो यहाँ पे लिया हुआ है। अब कहा जाएगा कि x में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी या आपेक्षिक त्रुटि होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखो भी मैंने कहा था घात आगे आ गई n, ठीक है ना, m आगे आ गई, p भी आगे आ गई। अब सबको जोड़ना है। देखो बच्चों, अभी मैंने पहले कहा था त्रुटि हमेशा जुड़ती है। ऐसे नहीं कि नीचे भाग में है तो आप भाग कर दोगे, नहीं, त्रुटि कभी भाग नहीं लगानी अपने को, त्रुटियां हमेशा जोड़नी है, घाते हमेशा आगे लानी है। ये चीज़ ध्यान रख लो बस। तो यहाँ सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला तो आप रट ही लो कि कैसे अपने को करना है।
घाते बच्चों ध्यान रखना हमेशा आगे लेके आनी है, उसमें जितनी आपकी त्रुटि है उससे गुणा करना है और सभी त्रुटियों को जोड़ते हुए चलना है। अब आता है सर लॉग के फॉर्म में, मान लो लॉग के फॉर्म में दिया हो एक्स है ना, किसी भौतिक राशि एक का लोगरिथम है, लघुगणक है, तो सर एक्स में कितनी त्रुटि होगी? तो देखो बच्चों आप दोनों तरफ है ना अवकलन करके कर सकते हो इसको। सिंपल सा है, लॉग ई की पावर एक्स का अवकलन होता है 1/x, उसी से मिलके बनाए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 1/x इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि आपका नीचे एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास में यहाँ जो त्रुटि है वो कैसी रहेगी? परम त्रुटि रहेगी, ठीक है ना बच्चों। डेल्टा एक्स यहाँ पे अगर लॉगरिथम है तो यहाँ पे आपको जनरली कैसी त्रुटि पूछ जाएगी? आपकी परम त्रुटि पूछ जाएगा। तो परम त्रुटि डायरेक्ट कैसी मिल गई हमें? एक्स में परम त्रुटि बराबर ए में आनुपातिक त्रुटि के बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सर सार्थक अंकों की गणना के लिए कुछ नियम है। सार्थक अंक होते क्या है? देखो बच्चों, किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो मापन में हमें बहुत सारे अंक मिलते हैं, तो उनमें से कितने अंक सही है, मतलब किसी भी भौतिक राशि को यदि आपको बिल्कुल यथार्थता के साथ यदि आपको परिभाषित करना है या काम में लेना है, तो जितने आपके अंक काम में ले जाते हैं उन सभी अंकों को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। अब सर सार्थक अंक का कैसे पता लगाएंगे कितने अंक सार्थक है और कितने नहीं है? तो उसके लिए कुछ नियम है, वो नियम आपको फॉलो करने होते हैं, वो नियम याद रखने होते हैं। पहला नियम तो आपको याद रखना, जितने भी अशून्य अंक, अशून्य का मतलब शून्य को छोड़ के गिनती करते हो ना 1 2 3 4 5, सब सार्थक अंक होते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी, शून्य को छोड़ के हम क्या बोल सकते हैं? सभी जितने आपके अशून्य अंक सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। शून्य भी सार्थक होगा लेकिन कब होगा उसके लिए अलग कंडीशन है। फिर आता है दूसरा नियम, क्या है? दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो शून्य कब सार्थक होगा? ये तीसरा आपने क्या कर दिया 1007, देखो एक और सात तो अशून्य अंक है, शून्य थोड़ी ना एक और सात, शून्य के अलावा जितने भी अंक होते हैं उनको अशून्य कहते हैं। एक और सात के बीच में दो जीरो आ गए तो ये भी सार्थक अंक है। तो टोटल कितने सार्थक होंगे? चार। पहले वाले में आपको पता है ये सारे के सारे अशून्य अंक है, तो सार्थक अंक चार होएंगे। तीसरा नियम देखो बच्चों, यदि कोई संख्या आपकी एक से छोटी है, ध्यान रखना एक से छोटी आप सभी जानते हो, इसका मतलब सर वो दशमलव संख्या होएगी, ठीक है ना। एक से छोटी संख्या होगी तो ध्यान रखना दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर देखो इधर, इस तरफ चलना है आपको, एक्स एक्सिस दिशा में। किसी अशून्य अंक के तथा किसी अशून्य अंक के स्थित सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होते। अब ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ यहाँ पे तो थोड़ा जो है ना टाइपिंग में मिसप्रिंट है। यहाँ क्या लिखा है? एक से यदि आपकी कोई छोटी संख्या है तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम जो आपका अशून्य अंक है उसके बाईं ओर स्थित जितने भी जीरो हैं बच्चों वो सार्थक अंक नहीं होते। तो अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या है? सर दशमलव ये रहा, इसके दाईं ओर हमारे पास दो जीरो है, और जो पहला अशून्य अंक है वो कितना है? 8 है। तो 8 और दशमलव के बीच कितने जीरो है? दो जीरो। ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो केवल सार्थक अंक कितने होंगे? 8 और 4 मतलब दो होंगे, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? दो। अब ध्यान रखना सर ये रूल कैसे याद रखें, बस इतना याद रखो 0.00 ऐसे कुछ संख्या लिखी हुई है, मतलब वो संख्या एक से छोटी होगी, और जैसे एक छोटी होगी तो दशमलव के दाईं ओर चलो, और जो पहला आपका अशून्य अंक आ जाएगा जैसे कि 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा, तो यहाँ पहला अशून्य अंक क्या है? 008 आ गया, तो पहला अशून्य अंक 8 है। 8 के बाईं ओर कितने जीरो? दो जीरो। और दशमलव के दाईं ओर कितने जीरो? ये भी दो ही जीरो है। ये दोनों जीरो आपके सार्थक नहीं होंगे, केवल 8 और 4 मतलब दो ही सार्थक होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तीन रूल हो गए आपका। चौथा रूल देखो बच्चों क्या है? चौथा रूल हमें क्या याद रखना है? दशमलव भाग में अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य क्या होते हैं? आपके सार्थक अंक होते हैं बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्या बोला है इन्होंने? दशमलव भाग में अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्याङ्क सार्थक होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये रूल वही है सर, संख्या तो एक से छोटी है लेकिन हमारे पास में ये तो दोनों जीरो है ना, ये पहले वाले दोनों जीरो ये तो सार्थक नहीं होंगे, लेकिन जो पीछे जितने भी जीरो रहेंगे आपके, ध्यान रखना दशमलव संख्या यदि आपकी कोई है ऐसे भी लिखी हुई, मान लो 8.300, तब भी ये दोनों जीरो सार्थक होंगे। दशमलव संख्या होनी चाहिए, बस आप ये याद रख लो। यदि कोई संख्या आपकी दशमलव संख्या है या एक से छोटी संख्या है, कुछ भी है, पीछे वाले जितने भी जीरो रहेंगे सब क्या होंगे बच्चों? सार्थक होंगे। लेकिन आगे वाले जो जीरो रहेंगे आपके दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, वो सार्थक नहीं होंगे। यहाँ पे दो जीरो जीरो है ना, ये आपके सार्थक नहीं होंगे, पीछे वाले दोनों जो सार्थक। तो टोटल सार्थक कितने होंगे बच्चों? 8 0 0 3। तीन आपके सार्थक होंगे, वो कौन कौन से? 8 0 0।
यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो एक एक संख्या है 1.00। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, पॉइंट लगा दिया। अब इसमें खाली खाली आप एक मत समझना ना कि इससे सार्थक एक होता है, सिर्फ पीछे दशमलव लगा दिया 00, कोई मतलब नहीं बच्चों। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दशमलव लगाया हुआ है तो आपके पीछे के जितने भी जीरो है सब सार्थक अंक होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 1.00 में भी कितने सार्थक है, 3 सार्थक है। पांचों नियम क्या है, अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य अंक सार्थक नहीं होते। अब यदि आपके पास में कोई दशमलव संख्या नहीं है, अब पीछे जितने भी जीरो है ना वो सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो संख्या के अंदर दशमलव नहीं है तो आपके पीछे जितने भी जीरो होंगे सब सार्थक नहीं होंगे। तो इसका मतलब 3 ही सार्थक है, 3, 7 और 8 है। ठीक है। आपका रूल नंबर 6 क्या है, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं यदि संख्या किसी मापन में प्रयुक्त हो। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर यदि आपके पास में पीछे मात्रक लगा हुआ है 3 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 400 किलो, तो ध्यान रखना पीछे वाले जो जितने भी जीरो होते हैं ना वो भी सार्थक होते हैं। अब कहोगे कि सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था ही नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में बच्चों केवल संख्या लिखी हुई थी, कोई मापन नहीं किया हुआ। तो मापन का मतलब सर पीछे मात्रक लगा होना चाहिए। अगर आपने मात्रक लगा दिया तो पीछे जितने भी जीरो होंगे सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे देखो यहाँ पे मीटर, किलोग्राम कुछ भी लगाया हुआ है तो ये रूल गलत मत करना है सर इसमें ओनली 3 ही सार्थक होंगे, नहीं, इसमें 4 सार्थक होंगे क्योंकि इसको मापा गया है, पीछे मीटर लगा हुआ है देखो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है सर सार्थ अंकों के साथ हम गणितीय संक्रियाएं कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, कंप्यूटर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, किसी न किसी अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आता है। अब आता है कि सर सार्थ अंकों के साथ हम गणितीय अंकलाएँ के जो अंक गणितीय संक्रिया है वो किस तरह से करते हैं। देखो बच्चों, हम आप गणितीय संक्रिया सिर्फ दो प्रकार से याद रखनी है, जोड़ने घटाने के लिए एक अलग रूल है और गुणा और भाग के लिए एक अलग रूल है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जोड़ने और घटाने में तो आपको क्या याद रखना है, योग एवं व्यकलन की प्रक्रिया में आपको क्या करना है, उत्तर में दशमलव स्थानों की संख्या संक्रिया में उपस्थित पदों की न्यूनतम संख्या के दशमलव स्थानों वाली संख्या के सार्थकों के बराबर होनी चाहिए। देखो बच्चों, इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लो आपको दो संख्या को जोड़ना है घटाना है, वो दो संख्या में लेता हूँ यहाँ पे 3.02 और एक मैं ले ली यहाँ पे 3.002। अब इन दोनों को जोड़ना है घटाना, आपको इतना याद रखना है, जोड़ लिया घटा लिया, अब उत्तर आ गया। पहले तो सबको जोड़ लो घटा लो अच्छी तरह से, पूरा जोड़ लो। मान लो मैं जोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे 6.022 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों, यहाँ पे पूरा हमें सार्थ अंक पहचानना है। अब सर इसको बिल्कुल सार्थक रूप में कैसे लिखें, तो बच्चों ध्यान रखना, आपने संक्रिया में जो दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, पांच संख्या है, जितनी भी आपने संख्या ली है उनमें से आपको वो संख्या छांटनी है जिसमें आपको न्यूनतम दशमलव के बाद संख्या है। देखो न्यूनतम कितनी, इसमें दो ये दशमलव के बाद संख्या है। ठीक है ना, जबकि इसमें तीन है। तो दशमलव के बाद में आपको दो ही स्थान तक यहाँ पे यूज़ करना है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, 6.002, बस 6.02, बस इतना ही रहेगा, ये टू आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नियम है उसको ढंग से समझ लो। योग या व्यवकलन में उत्तर में दशमलव के जो स्थान की संख्या है वो क्या करना है आपको, जो संक्रिया में आपके जितने भी पद दिए हैं ना उनमें न्यूनतम संख्या के दशमलव स्थानों वाली संख्या के सार्थक अंकों के बराबर होनी चाहिए। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि सर उसमें जो न्यूनतम संख्या है ना वो दशमलव स्थानों वाली जितनी भी आपकी न्यूनतम संख्या है ना उसमें जितने सार्थक अंक है ना उसके बराबर आपकी क्या होनी चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि हम आगे उदाहरण वगैरह में देख के कर लेंगे। अब आता है गुणा और भागफल में। गुणा और भागफल में आपको क्या करना है बच्चों, न्यूनतम सार्थकों वाली जो संख्या होती है ना बस वो आपको छांटनी है। जैसे कि आपने क्या देखा, ऊपर वाली जो संख्या है ना उसमें सार्थक कितने हैं, दो। ठीक है। नीचे वाली संख्या में सार्थक कितने हैं, चार है। कितने बच्चों, चार है। तो इसी तरह से देखो, अब इसमें खुद ही कहा है कि 9500 में सार्थकों की संख्या न्यूनतम रखता है क्योंकि अर्थात इसमें दो ही है। अतः भागफल में केवल दो ही सार्थक होने चाहिए, अर्थात पूर्णांकित करने पर हमें भागफल में क्या मिलेगा, 930 प्राप्त होता है। 930 प्राप्त होता है। अब इसने ये तो कहा पूर्णांक हमें भागफल 930 प्राप्त होता है। 93 आएगा, हाँ 93 आएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है शायद इक्वेशन के अंदर। 9500 सार्थकों की न्यूनतम संख्या रखता है, अर्थात दो रखता है। अतः भागफल में केवल दो ही सार्थक होने चाहिए। पूर्णांकित करने पर हमें भागफल 930 प्राप्त होता है। नहीं बच्चों, यहाँ पे 930 देखो, हाँ यहाँ जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। जीरो देखो वही चीज़ हो गई। आपने देखा होगा 9 to 8 है, जब आप इसको
पूर्णांकित करोगे तो यहाँ पे 8 2 के बाद जो संख्या है ना वो क्या है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 930। और जोड़ने घटाने वाले मैंने आपको बताई दी, वहाँ पे क्या करना है आपको, दशमलव के बाद में जितने कम आपके अंक है वो वाली संख्या आपको लेनी है, उसमें जितने सार्थ अंक है ना उतने ही सार्थ अंक आपको जोड़ने या घटाने वाली संख्या में होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे ना तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। इसके भी मैंने कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, जोड़ने घटाने वाले और गुणा या भाग वाले। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखो अब आता है कि सर कुछ उपयोग में आने वाली जो एसआई पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी, जैसे आपने देखा होगा लंबाई दूरी के लिए हम क्या लेते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक, एक एयू, एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं, जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, उसका मान आपको डायरेक्ट याद रखना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश किरण द्वारा या प्रकाश द्वारा, प्रकाश जो किरण है उसके द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी को उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। इसका मान कितना होता है 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पैरालैक्टिक सेकंड क्या होती है वो भी आपको याद रखनी है, 3.08 इंटू 10⁻16, और इसका मान होता है आपका 3.26 लाइट ईयर। पैरालिटिक सेकंड को हम बोलते हैं पारसेक, ध्यान रखना बच्चों, पैरालिटिक सेकंड क्या बोलते हैं, पारसेक। एक पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों, पारसेक। यहाँ सेकंड समझ के गलती मत कर देना, यहाँ जो सेकंड लगा हुआ है तो इसका मतलब आप यूँ मत समझना कि ये सेकंड जो लगा हुआ है तो आप गलती कर दो कि ये समय का मात्रक नहीं, ये आपका क्या है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर। हमेशा आपको पता है एक माइक्रोमीटर बराबर कितना, 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आप सबको पता होगा 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻। एक्स किरण मात्रा क्या होता है, एक एक्स यू बराबर होता है 10⁻13 मीटर। एक फर्मी बराबर आपको याद रखना ही है, कोई भी नाभिक वगैरह होती है ना उसकी त्रिज्या हम फर्मी में लेते हैं 10⁻15 मीटर। एक यार्ड में कितना मीटर होता है, 0.9144 मीटर होता है। एक फुट में आपका कितने मीटर होता है, 0.3048 मीटर होता है। एक इंच में आपके कितने मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर होता है। एक मील में आपके कितने किलोमीटर होते हैं, आपने देखा होगा 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1.61 किलोमीटर याद रखना है आपको। ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है आपका एक मील में। एक नोटिकल जो आपके समुद्र की गहराई वगैरह होती है उसके जो गहराई मापने के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, नोटिकल मील यूज़ किया जाता है। और एक मील में आपका, एक नॉटिकल मील में आपका जो मीटर होते हैं वो होते हैं 1852, 1852 मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, सिंपल सा। फिर आता है कि सर द्रव्यमान के लिए कौन कौन से मात्रा यूज़ करते हैं, पाउंड अभी बताया था मैंने, जिसको एलबी में करते हैं। आपने देखा होगा वो जो बाहर से अमेरिका वगैरह जितने प्रोडक्ट आते हैं उनके ऊपर हमेशा एलबी लिखा होता है, वो पाउंड में होता है। और एक पाउंड में जो किलोग्राम होता है वो आपको पॉइंट के बाद 3 नंबर तक याद रखना है, 0.453 किलोग्राम होता है। एक स्लग में आपका 14.59 किलोग्राम होता है। एक क्विंटल में आप सभी जानते हो 100 किलो होता है। एक मीट्रिक टन में जो आपका किलो होता है वो तो कितना होता है, 1000 किलो होता है। और ये जो लास्ट एंड फाइनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु द्रव्यमान की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं 1 AMU, जिसको एक इकाई भी कहते हैं। ठीक है ना, 1 यूनिट भी कहते हैं। और इसका मान होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलो, जो कि आपके एक प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर है। किसके बराबर बच्चों, एक प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर है। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या एक यूनिट पे कहते हैं। इसी तरह आपको समय का याद रखना है, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष और सेक। सेक में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बाकी तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, बाकी सबको तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में आप कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड, सभी जानते हो। बट एक सेक में आपके कितने सेकंड होते हैं, 10⁻8 सेकंड। ध्यान रखना बच्चों, एक सेकंड में क्या रहेगा आपका, 10⁻8 सेकंड। नेक्स्ट अन्य राशियाँ भी आपको याद रखनी है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। जैसे बाउंड हो गया, तो बाण क्षेत्रफल के लिए यूज़ में लेते हैं, कितना मीटर स्क्वायर आएगा, 10 की बाण। 1 लीटर में आपका कितना सीसी होता है, सीसी का मतलब यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो वैसे ध्यान रखना आपको। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर मीटर क्यूब की बात करें तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। कभी भी आपने देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह के इंजन बोलते हैं सीसी, तो सीसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन सेंटीमीटर क्यूब। एक गैलन में आपका कितना लीटर होता है, 3.7854 लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, पास्कल आप सभी जानते हो, एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और एक एटमॉस्फेयर आप देखोगे, एक वायुमंडलीय दाब में कितना पास्कल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। एक वायुमंडलीय दाब में कितना पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट 10 की पावर 5 पास्कल कर सकते हो, क्योंकि 1.01 के बराबर ही माना जाएगा। इसी तरह से दाब को हम बार में भी मापते हैं, जंतु विज्ञान जो होता है उसमें हम दाब को बार में मापते हैं, और एक बार बराबर एक वायुमंडलीय दाब भी होता है। और एक वायुमंडलीय दाब में कितना पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। टोर, ठीक है ना, टोर भी, ये भी आपका जंतु विज्ञान में ही जनरली काम में लेते हैं, ये भी दाब के लिए। एक टोर में आपका कितना होता है, जो आपका मरकरी पारा होता है या जो मरकरी स्तंभ होता है, अगर वो 1 mm ऊपर चढ़ जाता है तो समझना दाब कितना हो गया, 133 पास्कल हो गया आपका दाब। कितना हो गया बच्चों, 133.3 पास्कल। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका, बच्चों लगता है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड भी, ज़्यादा स्लाइड पे पहुँच गए हम, नहीं सही है, ठीक है, ठीक है ना। सातवें आपका जो मात्रक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कार्य ऊर्जा के लेते हैं, ये भी आपकी ऊर्जा की ही इकाई है, ऊर्जा का ही मात्रक है, जो कि हम किस में लेते हैं, परमाणु भौतिकी में यूज़ में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे आपके, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस जूल होते हैं, ठीक है। एक अर्ग में आपने देखा होगा, एक अर्ग में हमेशा हम कितना लेते हैं, 10 की पावर-7 जूल, या बोलते हैं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग, उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। एक किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा ये भी ऊर्जा का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपने ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा होगा ये। एक अश्व शक्ति में आपके कितने वोट होते हैं, एक एचपी बराबर होता है 746 वोट। एक एचपी की जो मोटर होती है ना, उसकी शक्ति कितनी होती है, 746 वोट। डायोप्टर आपने देखा होगा, लेंस की शक्ति है, 10th में पढ़ा होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा। लेंस की जो शक्ति होती है उसको हम किस में मापते हैं, डायोप्टर में, और जो डायोप्टर होता है वो मीटर इनवर्स होता है, बिकॉज आपके पास जो लेंस की शक्ति होती है बच्चों को ध्यान रखना होती है 1/f। यदि आपने एफ को मीटर में लिया है तो ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स है। इसलिए ध्यान रखना, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। दूसरा आपका जो नेक्स्ट आता है डिग्री या कोण के लिए, हमेशा आपको डिग्री को रेडियन में मापना होता है, रेडियन को डिग्री में मापना होता है। जब भी आपको 1 डिग्री दिया हो तो कितना रेडियन होगा, पाई/180 रेडियन। अगर आपको बोलते 1 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, 180/पाई, उल्टा भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेशन पे चलेंगे, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है।